हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी के आईपीओ के बारे में। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम एलआईसी का बिजनेस मॉडल देखेंगे और बाद में हम कंपनी का फाइनेंशियल देखेंगे एंड लास्ट में हम डिमांड एंड सप्लाई यानी कि टेक्निकल देखेंगे। और ये तीनों पॉइंट से हम कंक्लूजन निकालेंगे कि एलआईसी के आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वैसे तो एलआईसी आईपीओ का फाइनल प्राइस अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम एक एजम्पशन पे चलेंगे कि एलआईसी का मार्केट कैप इतना रहने वाला है, उसके बेस पे ये पूरा वीडियो होगा। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो कंपनी का मेन बिजनेस है कि ये इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करती है। अब इंश्योरेंस पॉलिसी में अलग अलग टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसी हो सकती है, जैसे प्योर टर्म प्लान। तो प्योर टर्म प्लान में क्या होता है कि आपको कुछ प्रीमियम पे करना है, उसके बदले में कंपनी आपको लाइफ कवर देती है, यानी कि आपकी फैमिली के सिक्योरिटी के लिए कुछ लाइफ कवर देती है। तो फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ तो मान लीजिए कि 20,000 का आप प्रीमियम पे कर रहे हैं और बदले में आपको 1 करोड़ रुपीस का कवर मिल रहा है। और कुछ प्लान ऐसे होते हैं कि जिसमें आपके जो पैसे हैं प्रीमियम के वो आपको वापस मिलते हैं, मतलब कि आपका प्रीमियम जीरो नहीं हो जाता और सामने आपको जो कवर मिलता है वो भी थोड़ा सा कम मिलता है। तो इस टाइप के जो प्लान है उसको बोलते हैं एंडोमेंट प्लान। और एलआईसी का जो सबसे बड़ा रेवेन्यू है वो मोस्टली एंडोमेंट प्लान से ही आता है, क्योंकि जो भी सैलराइड पर्सन है वो एटीसी में अपना टैक्स बचाने के लिए वो जनरली एंडोमेंट प्लान में ही इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको जो रिटर्न मिलता है वो 5 से लेकर 6% तक का ही रिटर्न मिलता है, जो कि काफ़ी बहुत ही कम है और लोगों को लगता है कि ये सिक्योर ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पे सामने आपको जो कवर मिलता है वो भी बहुत कम मिलता है। अगर आप 1 करोड़ का कवर यहाँ पे लेने जाएंगे तो आपका जो प्रीमियम आएगा वो बहुत ही बड़ा होगा, 1 लाख रुपये जितना आपका यहाँ पे प्रीमियम हो सकता है। तो ये प्रीमियम इसके कंपेरिजन में बहुत ही ज़्यादा है। अब जो एलआईसी है उसका मार्केट शेयर 64.1% है मार्केट के अंदर इन टर्म ऑफ टोटल प्रीमियम कवर्ड, मतलब कितना प्रीमियम मिलता है उसके टर्म में 64.1% मार्केट शेयर है। और मार्केट के अंदर कितनी इंडिविजुअल पॉलिसी इश्यू होती है उसके टर्म में यहाँ पे मार्केट शेयर है 74.6%। तो आप समझ सकते हैं कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इंडिया के अंदर ये मोस्ट डोमिनेटिंग इंडस्ट्री है। अब यहाँ पे कुछ फिगर्स हम देख लेते हैं कि एलआईसी कितनी बड़ी कंपनी है। तो हमारे देश में जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उससे भी ये बड़ी कंपनी है, लगभग 10% बड़ी कंपनी है। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो टोटल एयूएम है वो लगभग 38 लाख करोड़ का है। और यहाँ पे एलआईसी के पास जो टोटल एयूएम है, मतलब पॉलिसी होल्डर का जो पैसा है, वो लगभग 39 से 40 लाख करोड़ के आसपास है, जो हम बैलेंस शीट में आगे देखेंगे। और एलआईसी इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी तो है ही, लेकिन साथ में ये वर्ल्ड की भी 5th लार्जेस्ट कंपनी है। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका और चाइनीज़ की जो कंपनियां है इंश्योरेंस कंपनी, तो उसके साथ भी कम्पीट करते हुए ये 5th नंबर पे आ रही है। एलआईसी का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है ट्रस्टेड ब्रांड एंड कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस। तो आपने सभी लोगों को बात करते हुए देखा होगा कि जैसे ही आपकी जॉब लग जाती है तो आपको सेविंग्स के लिए एक एलआईसी की पॉलिसी ले लेनी चाहिए। तो ये दिखाता है कि एलआईसी का जो ब्रांड है वो बहुत ही ट्रस्टेड है। और इंडिया के अंदर मोस्टली सभी सैलराइड पर्सन ने एलआईसी का कोई ना कोई एक पॉलिसी तो लिया ही होता है। और यहाँ पे एलआईसी का लोगों का इतना भरोसा है, उसका रीज़न भी है क्योंकि यहाँ पे क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो है बहुत ही हाई है। इतनी ज़्यादा पॉलिसी इश्यू करते हैं उसके बाद भी क्लेम सेटलमेंट में ये लोग ज़्यादा सवाल नहीं पूछते और जनरली क्लेम पास कर ही देते हैं। अब एलआईसी के पास जो एजेंट्स की टीम है तो उसका नेटवर्क 1.3 मिलियन यानी कि 13.4 लाख एजेंट्स है। तो आप समझ सकते हैं कि नंबर कितना बड़ा है। और एक दूसरा नंबर है कि इंडिया का जो टोटल इक्विटी मार्केट है, इसके अंदर जो टोटल लिस्टेड शेयर है, तो अगर हम उसका मार्केट कैप निकालेंगे तो वो मार्केट कैप में लगभग 4% हिस्सेदारी एलआईसी अकेले की है। तो यहाँ पे जितना भी कंपनी के पास जो पैसा आ रहा है उसमें से मोस्ट ऑफ द पैसा इनका इक्विटी मार्केट में लगा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मनी है, 4% ऑफ टोटल इक्विटी मार्केट। उसके बाद अगर हम गवर्नमेंट बॉन्ड की भी बात करें तो आरबीआई से भी ज़्यादा गवर्नमेंट बॉन्ड है एलआईसी के पास। हर एक हाउस होल्ड की सेविंग की बात करें तो जो भी पर हाउस होल्ड सेविंग होता है उसमें से लगभग 10% सेविंग तो सिर्फ और सिर्फ एलआईसी में जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी फैमिली के अंदर अगर सेविंग हो रहा है तो अगर उसका हम एवरेज निकालेंगे तो एवरेज सेविंग जो होगा उसमें से लगभग 10% हिस्सा ओनली एलआईसी में जाता है। और लोगों का भी एलआईसी के ऊपर भरोसा है क्योंकि ये बहुत ही पुरानी कंपनी है और सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ एलआईसी थे। प्राइवेटाइजेशन होने के बाद ये बाकी सारे प्राइवेट प्लेयर आए हैं। तो ये सारे डेटा तो हो गए पास्ट के। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में क्या स्कोप है कंपनी को ग्रो करने के, तो यहाँ पे कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन हो रही है प्राइवेट प्लेयर से, जैसे कि एचडीएफसी लाइफ, फिर एसबीआई लाइफ,
एंड ICICI प्रूडेंशियल। तो इस तरह की जो प्राइवेट कंपनियां है वो प्राइवेट कंपनियों से बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन मिल रही है, क्योंकि ये जो कंपनियां है वो बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है और साथ में ही इनका जो फोकस रहता है वो कस्टमर को सर्विस देना रहता है। अब यहाँ पे LIC का जो फोकस था वो कस्टमर सेंट्रिक था, मतलब कस्टमर को फाइनल बेनिफिट देना था। यहाँ पे ये जो प्राइवेट कंपनियां है वो सर्विस में ज़्यादा बिलीव करती है। दूसरा सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है फ्यूचर ग्रोथ के लिए वो है अवेयरनेस अबाउट इक्विटी मार्केट। तो आजकल सभी लोगों को इक्विटी मार्केट की इतनी अवेयरनेस मिल गई है, तो उसका रिफ्लेक्शन आपको अकाउंट ओपनिंग में भी दिख रहा है कि कितने सारे डीमैट अकाउंट डे बाय डे ओपन हो रहे हैं। और साथ में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो मार्केटिंग हुआ है उससे काफ़ी लोगों को अवेयरनेस मिल गया कि म्यूचुअल फंड में भी अच्छा पैसा बन सकता है, और काफ़ी लोगों ने इसका रिजल्ट देख भी लिया। जो लोग लगभग 5 साल से जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको पता चल गया कि यहाँ पे 12 से लेकर 15% मनी हमें मिल सकता है। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो LIC में अगर एंडोमेंट प्लान में 5 to 6% प्लस आपको लाइफ कवर मिलता है। अगर इसके बदले हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें और हम कोई टर्म प्लान ले लें तो हमें यहाँ पे बड़ा लाइफ कवर भी मिलेगा और ज़्यादा अच्छा पैसा ग्रो होने की भी संभावना है। तो ओबियसली यहाँ पे बेटर ऑप्शन म्यूचुअल फंड ही है अगर हम कंपैरिजन करें LIC की एंडोमेंट पॉलिसी से। तो धीरे धीरे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है तो लोग ये एंडोमेंट पॉलिसी कम लेंगे, तो ओबियसली यहाँ पे फ्यूचर में इनका ग्रोथ कम ही होने वाला है। अब यहाँ पे और एक पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले जो लोग पॉलिसी के अंदर इन्वेस्ट करते थे तो वहाँ पे सिर्फ 5% प्रॉफिट ही शेयर होल्डर को देते थे और बाकी का जो 95% प्रॉफिट था वो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे एज ए बोनस। तो आप जब भी पॉलिसी लेते थे तो आपको एक बोनस वाली कॉलम भी मिलती थी। तो ये जो बोनस है वो कभी कभी लोगों को नहीं मिल पाता था, क्योंकि जो लोग अपनी पॉलिसी क्लोज कर देते थे प्री मैच्योरली उनको बोनस नहीं मिलता था। तो ये जो बोनस मिलता है वो यहाँ से मिलता है। जितना भी कंपनी का प्रॉफिट है इक्विटी में वो सारा प्रॉफिट कंपनी शेयर करती है अपने पॉलिसी होल्डर के साथ। लेकिन आफ्टर लिस्टिंग ये जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो शेयर होल्डर को यहाँ पे 10% का प्रॉफिट शेयर होगा और पॉलिसी होल्डर को ओनली 90% का प्रॉफिट शेयर होगा। तो ये सारे इनके नेगेटिव पॉइंट हो गए। लेकिन अगर हम पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि ह्यूज कस्टमर बेस। तो आपने देख ही लिया कि कंपनी के पास सिर्फ 13 लाख तो एजेंट्स है, तो इतना बड़ा नेटवर्क है और साथ में कंपनी के जो पॉलिसी लेने वाले लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे LIC का एक ट्रस्टेड नाम भी है और साथ में नंबर ऑफ कस्टमर भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर LIC कोई वेल प्लान्ड बिजनेस लेके आती है तो बहुत ही अच्छा बिजनेस ओपन कर सकती है। तो जनरली हम देखें तो बैंक के केस में बैंक का जो बिजनेस है वो ट्रस्ट के रिलेटेड बिजनेस है, तो आराम से LIC अपना बैंक ओपन कर सकती है। अगर म्यूचुअल फंड की भी बात करें तो LIC म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी आ सकती है। ऑलरेडी LIC का एक म्यूचुअल फंड चल ही रहा है, लेकिन फिर भी वो इतना ज़्यादा फेमस नहीं। लेकिन अगर वेल प्लान मार्केटिंग किया जाए तो LIC का म्यूचुअल फंड प्लान भी बहुत ही सक्सेसफुल जा सकता है। और लोन की अगर बात करें तो LIC HFL करके कंपनी है जो हाउसिंग लोन प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से कंपनी अगर अलग अलग टाइप की लोन भी देना चालू कर दे तो भी ये बिजनेस अच्छी तरह से ग्रो हो सकता है। तो यहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट की बात करें तो कंपनी अच्छी तरह से ग्रो हो सकती है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है वो है गवर्नमेंट के पास 95% का होल्डिंग। अगर गवर्नमेंट के पास होल्डिंग रहता है तो गवर्नमेंट इतने अच्छे बिजनेस डिसीजन नहीं ले सकती और यहाँ पे ये सारी जो बिजनेसेस है वो डायरेक्टली कम्पीट करेंगे प्राइवेट प्लेयर के साथ। तो ऑब्वियसली प्राइवेट प्लेयर अपने बेनिफिट के लिए कभी भी इस टाइप की कंपनी को ऊपर नहीं आने देते। तो इसीलिए यहाँ पे LIC इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकती मेरे ख्याल से। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट अपना लगभग 45% स्टेक किसी प्राइवेट प्लेयर को सेल कर देती है तो फिर वहाँ पे वेल प्लान बिजनेस बन सकता है। तो ये होगी बिजनेस की बात। आगे हम देख लेते हैं फाइनेंशियल, और फाइनेंशियल में हम देखेंगे और फाइनेंशियल में हम कंपनी का वैल्यूएशन निकालेंगे और PB रेशियो एंड PE रेशियो भी देखेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास कंपनी की बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट में जनरली हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड एंड बोरोइंग होता है। तो बोरोइंग में अगर हम देखें तो यहाँ पे मेजोरिटी जो बोरोइंग है वो कंपनी का पॉलिसी होल्डर के पास से लिया हुआ फंड है। तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स जो फंड है वो लगभग 7,000 करोड़ रुपीज़ का है। तो यहाँ पे आप ये मिलियंस में नंबर है तो इसको आप 7,000 कंसीडर करिए। तो ये जो नंबर है वो मार्च 2021 का है। अगर हम दिस ईयर की बात करें तो सिर्फ हाफ ईयरली नंबर अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमारे पास फंड कितना है दिख रहा है 8.8 थाउजेंड। अब कंपनी का जो वैल्यूएशन लगाया जा रहा है मार्केट में वो 15 लाख करोड़ का वैल्यूएशन पे ये कंपनी लिस्ट होने वाली है।
तो 15 लाख इसकी प्राइस होगी डिवाइडेड बाय, और 8.8 थाउजेंड कंपनी का बुक वैल्यू है क्योंकि ये शेयर होल्डर्स फंड है। तो अगर हम पीबी रेशियो निकालेंगे तो 170 निकल के आता है। अगर इसका कंपैरिजन हम एसबीआई लाइफ के साथ करेंगे तो आपको यहाँ पे बुक वैल्यू मिलेगा, प्राइस टू बुक वैल्यू ओनली 10 का है। सिमिलरली हम दूसरी कंपनी का भी देख लेते तो HDFC लाइफ का भी बुक वैल्यू जो है वो 14 का है, और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ का भी बुक वैल्यू 8 के आसपास है। तो इसकी कंपैरिजन में यहाँ पे कंपनी का बुक वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो मैं बोल सकता हूँ कि लगभग 17 टाइम हाई है। अब कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से हम कंपनी का P&PS वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू अकाउंट है, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो हमने कंपनी के बिजनेस मॉडल में देखा कि कंपनी का मेन जो रेवेन्यू है वो प्रीमियम से आता है। ठीक है, अगर प्रीमियम के टर्म में हम बात करेंगे तो कंपनी जो टोटल प्रीमियम अर्न कर रही है वो 4 लाख करोड़ का प्रीमियम अर्न कर रही है। ये नंबर है 2021 का, इसको हम आगे कैलकुलेशन में लेंगे। ठीक है, तो ये ओनली प्रीमियम हो गया। उसके बाद अगर हम कंपनी का अदर इनकम देखेंगे तो कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ पे कंपनी को इंटरेस्ट एंड डिविडेंड मिलेगा। साथ में ही कुछ अगर अपना इन्वेस्टमेंट सेल करती है तो वहाँ पे कैपिटल गेन मिलेगा। तो ये सारा मिला के कंपनी का, और अगर अदर इनकम की बात करें तो अलग अलग टाइप की यहाँ पे अदर इनकम से, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू निकल के आता है वो 7 लाख करोड़ रुपीज़ का निकल के आता है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी एक साल के अंदर 7 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। लेकिन ये फिगर से आपको इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन नाम की भी एक चीज़ होती है जो आगे हम देखेंगे। अब ये देखते हैं कि कंपनी का एक्सपेंसेस कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले एजेंट्स को कुछ कमीशन देंगे, फिर दूसरा है अदर एक्सपेंस के अंदर कंपनी जो भी ऑपरेट कर रही है बिजनेस उसमें कुछ एक्सपेंसेस लगेंगे। और अगर हम मेजोरिटी एक्सपेंसेस की बात करें तो ये है बेनिफिट पेड। तो बेनिफिट पेड में आप देख सकते हैं कि लगभग 3 लाख करोड़ रुपीज़ के एक्सपेंसेस है, मतलब कि पॉलिसी होल्डर ने जो पैसा दिया था वो कंपनी वापस कर रही है। तो एक पैसा जब वापस करती है तो भी वो आता है एक्सपेंस के अंदर। ठीक है, तो मेजोरिटी उनका पैसा यहाँ पे ही चला जाता है। और दूसरा है कंपनी जो भी प्रॉफिट अर्न करती है उसमें से कुछ पैसा पॉलिसी होल्डर को दे देते हैं, तो ये आता है बोनस के अंदर। तो इस तरह से हम टोटल एक्सपेंसेस मिला लेंगे तो कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो लगभग 6 लाख करोड़ के हैं। अब 6 लाख के अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग एक्सपेंसेस है। तो ये जो सारे एक्सपेंसेस मिला के कंपनी का जो फाइनल प्रॉफिट बचता है वो आपको नीचे सरप्लस में दिखेगा। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा आपको ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ एक्सपेंसेस ऐड हो गए और ये एक्सपेंसेस भी हम निकाल देते हैं तो कंपनी का जो फाइनल नेट प्रॉफिट जो बच जाता है वो ओनली एंड ओनली 1000 करोड़ का था 2021 में, और उसके पहले हम देखें ओनली 63 करोड़ का था। और अगर हम लास्ट 6 मंथ की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा अच्छा रहा था, 1500 करोड़ के आसपास रहा था। तो अगर हम इसका डबल कर लेते, ईयरली इसको कन्वर्ट कर देते, तो ईयरली प्रॉफिट हो जाता है 3000 करोड़ का। तो इतना बड़ा रेवेन्यू कंपनी कमा रही है 6 लाख करोड़ का, और उसके सामने कंपनी का जो प्रॉफिट है ओनली 3000 करोड़ का ही है। तो अगर इसके ऊपर से हम कंपनी का पी रेशियो निकालते तो 15 लाख कंपनी का प्राइस है और 3 के 1000 लास्ट 6 मंथ का हमने एन्यूलाइज किया वो प्रॉफिट है। तो कंपनी का जो पी रेशियो है वो 500 के आसपास निकल के आता है। तो आप समझ सकते हैं कि 500 का पी बहुत ही ज़्यादा पी है। अगर हम इसका कंपैरिजन HDFC लाइफ, SBI लाइफ एंड ICICI के साथ करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारी कंपनी का पी जो है वो 100 के आसपास है। तो यहाँ पे भी कंपनी 5 टाइम ज़्यादा वैल्यूएशन पे है। अगर हम PS रेशियो की बात करें, जो आजकल न्यू टेक कंपनी है वो PS रेशियो निकालती है क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट तो होता नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल पेटीएम का जो PS रेशियो था वो 4 का था। अब यहाँ पे पेटीएम का जो प्रॉफिट था वो नेगेटिव में था, तो इसीलिए पी रेशियो तो कोई था नहीं। लेकिन यहाँ पर भी हम अगर PS रेशियो निकाल लेते हैं कि भाई कंपनी के पास जो रेवेन्यू आता है और कंपनी आगे जाके ज़्यादा मार्जिन कमाएगी, तो फिर यहाँ पे ये जो प्रॉफिटेबिलिटी वो बढ़ सकती है और ये पी रेशियो जस्टिफाइड हो सकता है। तो उसके बेस पे हम PS रेशियो भी कैलकुलेट अगर करेंगे तो कंपनी का जो हाल का टोटल वैल्यूएशन वो 15 लाख का है और कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो 4 लाख करोड़ का है। तो ये जो 4 लाख करोड़ है वो टोटल प्रीमियम अर्न अमाउंट है, तो उसके बेस पे ये 3.75 का निकल के आता है। अगर हम टोटल इसका रेवेन्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो 7 लाख का है। तो यहाँ पर भी कंपनी का जो PS रेशियो वो 2 निकल के आता है। तो 2 का PS रेशियो थोड़ा सा जस्टिफाइबल लगता है कंपनी की वैल्यूएशन में। और अगर हम इसका कैलकुलेशन दूसरी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ करते हैं तो यहाँ पे आप SBI लाइफ का देख सकते हैं कि कंपनी का जो सेल वैल्यू है
वो 82,000 करोड़ रुपीज़ का था और कंपनी का हाल का मार्केट कैप कितना है, लगभग 1,15,000 करोड़ का। तो एक बार मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ 1.15 डिवाइडेड बाई 86,000। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर हम PS रेशियो निकालेंगे तो वो लगभग निकल के आता है 1.5 का। तो यहाँ पर भी जो अदर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का है उसका PS रेशियो लगभग 1.5 के आसपास निकल के आता है। तो ये रेशियो भी यहाँ पे LIC का ज़्यादा है। अब ओबियसली हमने यहाँ पे एक एज्यूम किया है कि कंपनी अपना IPO 15 लाख करोड़ की वैल्यूएशन पे लाएगी और मोस्ट प्रोबेबली इतनी वैल्यूएशन पे ही आएगा। इससे बहुत ही ज़्यादा कम वैल्यूएशन पे आने की कोई भी संभावना नहीं लग रही है। अब हमने बिजनेस देख लिया, फाइनेंशियल देख लिया, लास्ट में हम टेक्निकल की बात कर लेते हैं। तो जनरली जो कंपनी ट्रेड कर रही होती है उसका कुछ चार्ट पैटर्न बनता है, लेकिन यहाँ पे तो ये IPO आने वाला है तो इसमें भी कुछ टेक्निकल चीज़ हम देख लेते हैं कि यहाँ पे किस तरह से डिमांड सप्लाई बनेगा। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन बनाया है। इंडिया के अंदर जो टोटल डीमैट अकाउंट है वो लगभग 8 करोड़ के आसपास है। ठीक है, मैंने जो लास्ट नंबर देखा था वो 7.7 करोड़ के आसपास था, लेकिन मैं यहाँ पे 8 करोड़ राउंड फिगर ले लेता हूँ। और ये 8 करोड़ में से ओनली 25% डीमैट अकाउंट एक्टिव अकाउंट है, मतलब कि 2 करोड़ लोग इसमें जो अकाउंट है वो एक्टिव अकाउंट है। अब यहाँ पे बाकी के जो 6 करोड़ अकाउंट है वो शायद एक ही पर्सन के मल्टीपल अकाउंट हो सकते हैं, या फिर कुछ लोग अपना अकाउंट ओपन करके फिर उसके अंदर कुछ ट्रेड नहीं कर रहे, तो इस तरह के अकाउंट भी हो सकते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि जो 2 करोड़ लोग हैं सब लोग IPO में अप्लाई करते हैं, तो सब एक एक लोट अगर अप्लाई करते हैं तो भी 2 करोड़ इंटू 15,000 का जनरली एक लोट होता है। तो यहाँ पे टोटल जो फंड निकल के आता है वो निकल के आता है 30,000 करोड़। और यहाँ पे IPO का जो साइज है वो अगर हम कैलकुलेट करें तो गवर्नमेंट अपना 5% स्टेक ऑफर फॉर सेल ला रही है 15 लाख करोड़ की वैल्यूएशन पे। तो यहाँ पे टोटल इश्यू साइज कितना होगा, 75,000 करोड़ रुपीज़ का। तो आप समझ सकते हैं कि ओनली अगर सब रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर देते तो भी यहाँ पे 30,000 का फंड इनफ है, और यहाँ पे ये जो इश्यू साइज है वो 75,000 का है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि कुछ FII DII भी इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, फिर भी यहाँ पे जितने भी रिटेल इन्वेस्टर है उनके लिए कुछ रिजर्वेशन रखा होगा। तो रिजर्वेशन के हिसाब से भी यहाँ पे सभी लोगों को एटलीस्ट एक एक लोट तो मिल जाएगा। जब लोगों के पास एक एक लोट होगा तो कोई भी लोग मार्केट से ज़्यादा शेयर परचेस करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी सबके पास कुछ शेयर्स तो पड़े ही है। तो लिस्टिंग के टाइम पे तो सभी लोगों का एक ही माइंडसेट होगा कि जब लिस्टिंग होगा तो 5 से 10% में हम ये हमारा लोट निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे, तो वो लोग तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटी करने वाला नहीं है। यहाँ पे नेचुरली एक सेलिंग प्रेशर बनेगा। तो ये जो सेलिंग प्रेशर है वो कंपनी का जो लिस्टिंग है वो फ्लैट या फिर नेगेटिव के अंदर ले जाने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है। और वैसे भी हमने वैल्यूएशन देखा तो वैल्यूएशन कंपनी का अदर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि यहाँ पे LIC का जो IPO है वो लगभग 5 to 10% के डिस्काउंट पे ही लिस्ट होगा। अब यहाँ पे ये सारा जो कैलकुलेशन है वो एक एजम्पशन के बेस पे ही है। अब एक्चुअल लिस्टिंग तो हमें लिस्टिंग डे के दिन ही पता चलेगा। अगर यहाँ पे मैं मेरी बात करूँ तो मैं इस IPO के अंदर अप्लाई करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई भी बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा है। अगर 5 to 10% का भी बेनिफिट मिलता है तो इतना बेनिफिट तो हम किसी भी शेयर के अंदर इन्वेस्ट करके भी 1-2 महीने में ले सकते हैं। आशा करता हूँ कि LIC को IPO के बारे में जो डिटेल इन्फॉर्मेशन थी वो आपको समझ में आ गई होगी, और ये सारा जो कैलकुलेशन मैंने आपको दिखाया वो सारा कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरे ऐसे ही वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड लास्ट में इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।